देखिए पिछले क्लासेज में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड को कंप्लीट किए थे अभी तक हम लोग, और ये इंडिफरेंस कर्व है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं और दोनों सेट जो आपके पास है उसे क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन बन रहा है, मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारा और आगे बनने वाला है। क्लियर है? तो दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट खींचेंगे, चिंता नहीं करना है। सबसे पहला बात है कुछ हम चीज़ें बता दें। हम लोग कॉपी में हेडिंग दे दो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण हिंदी में कहते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण। क्या बात करें? उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। इंडिफरेंस इसलिए ऐसे याद रखिए, इंडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक ऐसा कर्व जिसके हर बिंदु पर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। देखो आप लोग पढ़े होंगे पहले, चूँकि पीजीटी में है तो 11th पढ़े होंगे, 12 पढ़े होंगे, बीए पढ़े होंगे। एक होता है यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते होंगे कि जब हम किसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो इस कंज्यूमर बिहेवियर में दो तरह की चीज़ होता है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो है आपका ऑर्डिनल वाला पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन है, अगर उठाइएगा, हम आज जो है कम से कम 10 सेट क्वेश्चन भेजने वाले आपको हैं, जो अलग अलग स्टेट में एग्जाम हुआ है पीजीटी का। तो उसमें से देखिएगा एक क्वेश्चन उसमें है कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस पे आधारित है। तो उसमें एक होगा ऑर्डिनल, एक होगा कार्डिनल, है ना। ऑर्डिनल और कार्डिनल। कार्डिनल मतलब क्रमवाचक संख्या 1 2 3 4। ऑर्डिनल हमारा रैंकिंग बताता है। क्या बताता है? रैंकिंग बताता है। तो इंडिफरेंस कर्व रैंकिंग पर आधारित है। क्लियर है? दूसरी बात है, इंडिफरेंस कर्व को जो दिए, इस आइडिया को जिए, उसका नाम है एजवर्थ। क्या नाम है? एजवर्थ। एजवर्थ ये नाम है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, यूएसए के हैं। क्लियर है? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किसने दिया, तो लेकिन समान तौर पर अगर आप लोग जानते हैं कि इंडिफरेंस का जो आइडिया है हिक्स ने दिया, तो हिक्स इसे पॉपुलर बनाए। हिक्स ने इस ग्राफ के द्वारा डिमांड एनालिसिस को और ज़्यादा बताए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई पहले किसने दिया, तो पहले आया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बाद आया ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है ऑर्डिनल। तो दो क्वेश्चन आपका बन गया। पहला कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर आधारित है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व को एजवर्थ दिए थे। कौन दिए थे? एजवर्थ दिए थे। पॉपुलर कौन बनाए? तो हिक्स बनाए, और हिक्स कह सकते हैं और RGEDLN भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड पे आए और हम देखें। अब इतना समय नहीं है, इसमें आप मैक्सिमम हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाला उठा लीजिए और हम लोग इसको देखेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या कहा, इंडिफरेंस कर्व जो है एक ऐसा ग्राफ है, इंडिफरेंस कर्व जो है एक ऐसा ग्राफ है जो हर पॉइंट पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। अब देखिए डिराइव भी करेंगे। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये डाउनवर्ड स्लोप है, ये भी क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड। डाउन माने नीचे, वार्ड मतलब ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है। इसको डिराइव भी करेंगे अभी। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब नेक्स्ट आइए थोड़ा सा और इनका देखें। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला एक ग्राफ है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि और उपयोगिता प्रदान करता है। बस, ठीक है, ये इसका परिभाषा है।
इन परिभाषा है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं, जो तीसरा अब आइए, क्योंकि जितने भी मॉडल है इकोनॉमिक्स में वो एजम्पशन पे आधारित है। तो ये जो एजम्पशन है कि इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर पढ़िए सेट बनाइएगा तो इंडिफरेंस कर्व कितने वस्तु पर आधारित है? दो गुड्स। बेसिकली रियल लाइफ में दो गुड्स होता नहीं है, लेकिन गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। क्या है? दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे देखिए आप यहाँ पे है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे इधर है क्लॉथ, इधर है फूड, ठीक है। और ग्राफ आपका इंडिफरेंस कर्व का ऐसा होता है ना। और अगर मान लीजिए अगर फूड बढ़ाएंगे तो क्लॉथ क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा कपड़ा ढंग का नहीं पहनेंगे। और कुछ लोग ढंग का कपड़ा पहनता है, खाना थोड़ा कम खाता है। क्यों? क्योंकि इनकम कांस्टेंट है। तो इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन में पढ़ते हैं आय हमारा कांस्टेंट है, इनकम हमारा कांस्टेंट है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है ना। और ये इनकम कांस्टेंट है, आय स्थिर है, इसलिए एक वस्तु का अगर हम डिमांड बढ़ता है तो दूसरे का घट जाता है ना। कहेगा ना कि भाई दो वस्तु है तो एक वस्तु को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि पॉकेट में आय कम है, सीमित है ना। आय क्या है? लिमिटेड इनकम है। क्लियर है? अब आ जाओ, उदासीन का मतलब एक ही तरह का है, कोई अंतर उसको नज़र नहीं आता है। अब आ जाइए, जो हम ऊपर में बताएं, पीपीटी शेयर कर दिए ग्रुप में, तुमको भेज दिए हैं, अभी भेज देंगे। उदासीनता वक्रों का सिद्धांत फ्रांसिस एजबर्थ बता दिए थे, नाम है फ्रांसिस, आप एजबर्थ याद रखिए, एजबर्थ बता दिया था ना। विकसित किया गया, जिन्होंने अपनी 1881 में पुस्तक आया था, है कि नहीं, पुस्तक में आपको इन्होंने दिया। बाद में पैरेटो साहब ने इसको 1906 में पुस्तक में इस ग्राफ का उपयोग किया। और अंत में जो है आपका जो है वैल्यू एंड कैपिटल की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है पुस्तक का? वैल्यू एंड कैपिटल। उस पुस्तक में हिक्स साहब दिए। तो अगर मान लिया कि हिक्स भी रहेगा, एजबर्थ भी रहेगा, रहता है एक ऑप्शन ऊपर में से कोई दो सही, तो दो में टिक लगाएंगे। सिर्फ एजबर्थ रहेगा तो एजबर्थ में टिक लगाएंगे। सिर्फ हिक्स रहेगा, एजबर्थ गायब रहेंगे तो हिक्स में टिक लगाएंगे। अगर मान लिया कि एजबर्थ भी दे दे, पैरेटो भी दे दे, चूँकि पैरेटो भी है, चूँकि एजबर्थ भी दे दे, पैरेटो भी दे दे, हिक्स भी दे दे, तो सब भी सही हो सकता है। तो जितने लोग इस पर काम किए हैं उन सभी का डिस्कशन जो है इस पीपीटी में आपका है, तो घर पे जाकर नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका हम अलग से पीडीएफ भी भेजेंगे जो नोट्स टाइप का होगा। ये तो हम क्लास बताने के लिए बताए हैं, चूँकि इसमें कम वर्ड में है, उसमें विस्तार से होगा। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी हम जब थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम पढ़ते हैं एजम्पशन, आप पढ़ते होंगे 11 12 बीए पास किए हैं। तो एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन क्या है? तो पहला देखिए, उपभोक्ता तर्कसंगत रूप से कार्य करता है ताकि संतुष्टि को अधिकतम किया जा सके। द कंज्यूमर एक्ट रेशनली, यानी कंज्यूमर शुड बी रेशनल, पहला है। रेशनल का मतलब विवेकशील, विवेकशील का मतलब जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो, उसे हम लोग कहते हैं रेशनल। कंज्यूमर शुड बी रेशनल। दूसरा है ना, एक ऑप्शन याद, सब याद रखिए, कंज्यूमर शुड बी रेशनल, उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील का मतलब जिसके पास सोचने समझने का शक्ति हो, है ना। तो उसके बाद जो है आपका दूसरा है कि देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, बता ही दिए थे कि इंडिफरेंस कर दो वस्तुओं पर आधारित है। तीसरा है द कंज्यूमर प्रोसेसेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट, मतलब कि वस्तुओं के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइसेस क्या होगा? दिया रहेगा, लेकिन इनकम कांस्टेंट है। तो प्राइस दिया है, इनकम कांस्टेंट है, तो अगर एक वस्तु का डिमांड बढ़ेगा दूसरा कम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो स्थिर है ना। उपभोक्ता के पास बाजार में वस्तुओं की कीमत के बारे में पूरी जानकारी होती है। ऐसा कौन सा बाजार है जिसमें वस्तुओं की प्राइस के बारे में पहले से जानकारी होती है? तो उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। जब बाजार पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। दो वस्तुओं की कीमतें दी गई है, मतलब पहले से प्राइस आपका दिया हुआ है, इनकम पहले से दिया हुआ है, ये सारे इसका एजम्पशन है। नेक्स्ट है उपभोक्ता के स्वाद, आदत और आय में पूरी विश्लेषण के दौरान समान रहती है, यानी कि उसका जो टेस्ट है, रुचि है,
जब विश्लेषण हो रहा है तो बीच में चेंज नहीं करेगा, यानी एज यूजुअल रहेगा, उसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। वह अगर जन वह x के अधिक को y के कम या y के अधिक को x से कम करता है, इसका कहने का मतलब है यदि x को हम बढ़ाएंगे तो y कम करना पड़ेगा, और यदि y को बढ़ाएंगे तो x को हमारा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद है एक अधिमान वक्र हमेशा मूल बिंदु की उत्तल होता है, हम वही बताएंगे, ग्राफ के बाद बताएंगे। यानी मोटा मोटी ये सारा आपका क्या है, एजम्पशन है कि नहीं, एजम्पशन है कि कह रहा है, देखो यहाँ समझ लो, पहले कह रहा है ना बोर्ड पे, ये जब अब वो तो हम ग्राफ बताएंगे तो फिर सब समझ में आ ही जाएगा। इंडिफरेंस कर्व है ना, इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। आप 9th-10th में पढ़ते थे ना ये वाला चीज, याद है, इसको बोलते थे उत्तल लेंस, याद है, उत्तल लेंस, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते थे कन्वेक्स। फिर ऐसा वाला होता था, इसको अवतल कहते थे, है ना, और ऐसा वाला होता था उसको स्ट्रेट लाइन कहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, क्या लिखिएगा, कन्वेक्स होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, मतलब उत्तल होता है ना, ये आपका कन्वेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है वो तो हम निकल जाएगा जब बनाएंगे तो। फिर चलिए बोर्ड पे आते हैं, देखो एक इसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल, जो कि आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ है समझाने के लिए। अब देख रहे हैं कि दो, इसको बोलते हैं ऐसे हिंदी में इंडिफरेंस शेड्यूल, क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, उदासीनता वक्र तालिका, तालिका मतलब टेबल। अब इसी से ग्राफ को बनाते, जब बुक्स कोई पढ़ते होंगे तो ऐसा टेबल होता होगा, उससे नीचे ग्राफ होता होगा, तो यहाँ पूरा क्लियर हमारा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आए, यहाँ क्या दिया हुआ है, x 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो लेते हैं 4 8 12 16 और 20, इतना ही ना है, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ y है, यहाँ आपका x है, दो वस्तु है। तो अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर ये 1 है तो कितना है, 20 है, तो मिला लो, 1 है और ये 20 है। उसके बाद देख रहे हैं 2 है तो ये कितना है, 15 है, 15 यहाँ थोड़ा घटा लेते हैं, है ना, ये 2 है, देखने में ख़राब लगेगा तो इसको ऐसे बना लो, ओहो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप बनाइएगा, हम तो समझाने के लिए बता रहे हैं ना, है ना। इसको ग्राफ पे बनाएगा और अच्छा बनेगा। 3 है तो 11 है, यहाँ 3 है 11 है, ठीक है। उसके बाद देख रहे 4 है 8 है, 4 है 8 है, 5 है 6 है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 6 है तो 5 है। अब जो है इसी को बोलते कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसको जो है ना ऊपर से उल्टा दुपट्टा बढ़ा दीजिए, ठीक है। यही किताब में नाम देता है ABCDEFIC, मतलब इंडिफरेंस कर्व। कैसा आया, कॉन्वेक्स आ गया। एक चीज़ देख रहे हैं कि पहली बार x को बढ़ाएं तो इतना छोड़ दिए, दूसरी बात इतना छोड़ दिए, तीसरी बात इतना छोड़ दिए, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे x की मात्रा बढ़ेगी उसके प्रति हमारा लगाव घटते चला जाएगा। इसके ये हमारा बढ़ेगा, ये हमारा घटेगा, तो जिसकी स्कार्सिटी ज़्यादा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व आया समझ में। इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा, इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस, इंडिफरेंस कर्व क्या है, चलिए फटाफट बना लीजिए घर पे जाकर लिखिएगा।
इसके ऊपर फास्ट क्लास चल रहा है तुम लोग का। तो घर बना लेना है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो शेयर कर देंगे, देख लीजिए घर पे। चलिए आगे आइए। अब एक जो चीज़ है वो जो क्वेश्चन पूछा उसी हिसाब से मैंने पीपीटी बनाया है। एक जैसे देखो, पहले थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाते हैं। ये आपका इंडिफरेंस कर्व निकल के आया ना ऐसी। तो अगर ए ऊपर जाएगा, तो अगर ऊपर जाएगा तो कंज्यूमर को ज़्यादा सामान मिलेगा। तो इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है तो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन अधिक मिलेगा, और नीचे की ओर आएगा तो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, कम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है। ए प्रोपर्टी भी इसका है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, फिर रहेगा लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द लेवल ऑफ, ऑप्शन दे देगा सेटिस्फैक्शन। अब जैसे कि और ऐसा है, ढेर सा बनेगा, जिसको बोलते हैं फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को अगर एक साथ एक ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी का नाम है इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको, इंडिफरेंस मैप। तो वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है सेट में कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, है ना, उदासीनता चित्र, है ना। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप, टेक्निकल टर्म है। देखो इस पे दिया बना दिए हैं, है ना ये सब चीज़। उदासीनता मानचित्र उदासीनता वक्रों के एक सेट को संदर्भित करता है, जो एक समझ को दर्शाता है और उपभोक्ता की पसंद का संपूर्ण दृष्टिकोण देता है कि जैसे जैसे ऊपर हो जाएगा सेटिस्फैक्शन उतना ही अधिक मिलेगा। तो आया समझ में। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस चित्र कहता है, या मानचित्र, जो भी उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। ट्रांसलेटेड वर्जन है तो यही वर्जन वहाँ तुमको कमीशन में आपको मिलता है। इंग्लिश वाला भी रहेगा, इंडिफरेंस बताए थे सर, इंडिफरेंस मैप बताए थे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सबसे टेक्निकल चीज़ है वो बता देते हैं, वो होता है, देखो हम पहले बोर्ड पे बता देते हैं उसके बाद समझा देंगे। एक और टर्म है इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट, उसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर ये क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं MRS, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर। मार्जिनल रेट ऑफ, सब हिंदी में लिखा हुआ है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर उदासीनता वक्र के दो या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का स्लोप होता है। स्लोप समझते हो ना, लंब बटा आधार। स्लोप मतलब लंब बटा आधार, स्लोप होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, जो कि इसमें फार्मूला दिया रहा है तो प्रूव कर देंगे तुरंत अभी। जैसे देखो ये आपका, ठीक है, देख रहे हैं, ये इंडिफरेंस कर्व है ना जी। तो मान लिया हम शुरू में यहाँ हैं और फिर यहाँ चले गए, मतलब शुरू में हम x हैं, फिर x1 चले गए, y हैं, y1 चले गए। तो अगर इसका हम इधर हम बढ़ाए हैं तो इधर क्या किए हैं, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकम हमारा कांस्टेंट है, इधर प्लस है तो इधर माइनस करना पड़ेगा।
तो हमारे पास 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, एक पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं। तीसरी 2 बिंदुओं का जो स्लोप होता है ना, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ध्यान से, स्लोप समझ गए, स्लोप समझ गए ना, स्लोप मतलब लंब बटा आधार। स्लोप ऑफ, यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी। स्लोप ऑफ ए बी को हम लोग देखो, स्लोप ऑफ ए बी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर। कोई दिक्कत है ना। स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। अब ए समानता होता है, क्या है स्लोप, स्लोप क्या होता है देखो, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप लंब क्या होगा, ए सी बाई क्या हो जाएगा, बी सी। ए सी क्या है, माइनस में है, बी सी क्या है, प्लस में है। अब ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ये जो देख रहे हो 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री होगा तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, y1 हो जाएगा। आमने सामने वाला बराबर होता है कि नहीं जी, होता है ना। ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90, ए भी बराबर होगा, यानी कि बी सी इक्वल टू x1 होगा, x1 होगा, यानी माइनस रहेगा। ये हो गया, सब है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा और, ये जो चेंज होता है ना मैथमेटिक्स में, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स में चेंज हुआ, आई कितने में चेंज हुआ, वाई में चेंज हुआ। यहाँ कर देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस, यही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यही तुम्हारा ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो टिक लगा दीजिएगा। ई देगा टिक लगा दीजिए। अब देखो हम लोग एक्स की ओर बढ़ा रहे हैं, तब वाई घटा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वादे इसी चीज़ को दे दे ऐसे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, तो कोई घबराने की बात आपका नहीं है, एक ही चीज़ होता है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई पढ़ते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर एक्स वाई के लिए, मतलब अगर एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई घटाना पड़ेगा। तो कहिएगा सही क्या बताता है, ये बताता है, स्लोप बताता है कि अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई कितना कम करना पड़ेगा, है ना। स्लोप यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि अगर यह वह दर है कि यदि हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई कितना कम करना पड़ेगा। ये आ गया, ऑप्शन दिया हुआ है, टिक लगा दीजिएगा। दूसरा है, अभी हम बोर्ड पे आते हैं, इसको आराम से दोबारा पढ़िएगा, दोबारा थोड़ा पढ़ते हैं। देखो यहाँ दे दिए हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी गिवन पॉइंट अलोंग द कर्व एंड डिस्प्ले ए फ्रंटियर ऑफ यूटिलिटी। ये सेम चीज़ बता दी है, हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, हम लिखा भी दिए हैं। दूसरा एक्स है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS इज द विलिंगनेस ऑफ ए कंज्यूमर टू रिप्लेस वन गुड फॉर अनदर गुड्स, या कह सकते इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर गुड। यह वह दर है जिस पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को आ रहा है समझ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए ये डिफिनेशन सेम चीज़ दिया रहेगा, नीचे में ऑप्शन दिए, पहले हम सेट बनाए हैं ना तो उसमें डिफिनेशन दिए हैं कहीं से, नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा। एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है ना, एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और एक क्या होता है, एक होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम आइसो क्वांट पढ़ेंगे तो उसमें हो रहेगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो किस में क्या चीज़ पूछता है उसको देखेंगे। क्लियर है, तो सब घर पे आप जाके लिख लीजिएगा, है ना। बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है हम आपको कन्विंस कर देंगे, मतलब आइए चूँकि समय लगेगा, यानी कि प्रॉपर्टी बता देंगे नेक्स्ट क्लासेज में, आइएगा ना। नेक्स्ट जो मैराथन क्लास आपको होने वाला है उस दिन हम लोग प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद हम आपको बजट लाइन बताएंगे। पहला क्लास में प्रॉपर्टी,
दूसरा क्लास में उसी दिन बजट लाइन, और तीसरा क्लास में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और उसी दिन हम लोग थोड़ा सा बता देंगे इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि 11th-12th में इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ब्रजेश?